आप सभी को मेरा नमस्कार। टेक्नीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अमृता। ये भारत में एआई को विनियमित करने वाले कानूनों पर एपिसोड का दूसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने एआई को विनियमित करने वाले अलग अलग अधिनियमों और नियमों के बारे में बात की थी। इस बात पर भी चर्चा की थी कि भारत में एआई को विनियमित करने वाला कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और हाल ही में सरकार द्वारा दिए गए सलाहों के बारे में बात करते हैं। मार्च 2024 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत में प्लेटफॉर्म्स को एआई से चलित कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सरकारी अनुमति लेनी होगी। सलाह शुरू में काफी सख्त थी, जिसमें भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध किसी भी एआई टूल या सॉफ्टवेयर के लिए स्पष्ट सरकारी अनुमति की आवश्यकता थी। हाँ, ये एक बड़ा कदम था, लेकिन बाद में उन्होंने अलग अलग हितधारकों के विरोध के जवाब में इसे संशोधित करके केवल एआई से बने कंटेंट के लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया। ये बदलाव जरूरी था, क्योंकि ये दर्शाता है कि सरकार किस तरह संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत वे पारदर्शिता और सुरक्षा यानी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हुए इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रही है। और फिर भारत का चुनाव उपयोग है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक सलाह के साथ डीपफेक कंटेंट और गलत सूचना पर नकेल कसी, जिसके माध्यम से उन्होंने राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया कि वे सूचना मिलने पर 3 घंटे के अंदर अंदर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी यानी फेक कंटेंट को तुरंत हटा दें। ये तब हुआ जब रणवीर सिंह, आमिर खान और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों के डीपफेक वीडियो पोस्ट किए गए। चुनाव आयोग ने गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ सहयोग किया और चुनाव अवधि के दौरान नियमित रूप से फर्जी खबरों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी वेबसाइट पर मिथक बनाम वास्तविकता यानी मिथ वर्सेस रियलिटी अनुभाग भी लॉन्च किया। साथ ही डीपफेक से जुड़े साइबर अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है। धारा 509 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए शब्द, हाव भाव या कृत्य का इस्तेमाल करना। धारा 499 आपराधिक मानहानि और धारा 153 ए और बी सांप्रदायिक आधार पर नफरत फैलाना आदि। एक और बड़ी चुनौती बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। मौजूदा कानून एआई जेनरेटेड कंटेंट, आविष्कारों और इनोवेशन की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जिससे अस्पष्टता और अनिश्चितता पैदा होती है। इन प्रयासों के साथ साथ भारत सरकार एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति और जिम्मेदार एआई के सिद्धांतों जैसे विभिन्न ढांचों के माध्यम से एक जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम तंत्र को भी आकार दे रही है। इन पहलों का उद्देश्य भविष्य के एआई विनियमों के लिए एक नया आधार तैयार करना है, जो अलग अलग क्षेत्र में नैतिक और जिम्मेदार एआई परिनियोजन यानी जिम्मेदार एआई डिप्लॉयमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन एआई और कानून के बारे में कोई भी चर्चा खामियों को दूर किए बिना पूरी नहीं होगी। भारत में वर्तमान में व्यापक एआई विशिष्ट कानून का अभाव है। कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो केवल एआई को रेगुलेट या गवर्न करता हो। आईटी अधिनियम और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मौजूदा कानून एआई पहलू को छूते हैं, लेकिन एआई की अनूठी चुनौतियों को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं। एआई विकास और उपयोग के लिए कोई स्पष्ट, लागू करने योग्य नैतिक दिशा निर्देश भी नहीं है, जिससे असंगत अभ्यास और संभावित दुरुपयोग हो सकता है। एआई सिस्टम्स अनजाने में पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि वह सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाने वाले ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? जबकि भारत विभिन्न क्षेत्रों में एआई को एकीकृत करने में प्रगति कर रहा है, कानूनी परिदृश्य अभी भी विकसित हो रहा है। ये व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और नैतिक एआई उपयोग सुनिश्चित करने के लिए
मजबूत नियमों के साथ नवाचार यानी इनोवेशन को संतुलित करने के बारे में है। अगर भविष्य की बात करें तो आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम उच्च जोखिम वाली एआई प्रणालियों को विनियमित करने और उपभोक्ता रहित क्षेत्रों में एआई एप्लीकेशंस के लिए सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव रखता है। ये भारत में एआई को नियंत्रित करने और रोजमर्रा की जिंदगी में एकीकृत करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत यूरोपीय संघ के जोखिम आधारित दृष्टिकोण से भी सीख सकता है, जो एआई जनित जोखिमों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है: निषिद्ध, उच्च, सीमित और न्यूनतम, यानी प्रोहिबिटेड, हाई, लिमिटेड और मिनिमल। इस एपिसोड की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये स्पष्ट है कि भारत में एआई विनियमन की यात्रा अभी भी जारी है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।